नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा उचित आ गया। इसके बाद सीपीसी के बारे में हम जब पूछते हैं तो सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन पार्ट, ध्यान से सुनना, सेक्शन 2 इसका डेफिनेशन पार्ट। सेक्शन 2 का मतलब है कि टू क्लॉज 2 में डिग्री को डिफाइन किया कि डिग्री होती क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं अज्ञप्ति। सुनना ध्यान से, न्यायालय द्वारा किसी वाद में, किसी सूट में दिया गया ऐसा एडजुडिकेशन जिसके द्वारा सूट के पक्षकारों के मध्य सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतिम रूप से निश्चय रूप से अवधारण करना। ऐसा अवधारण निश्चय प्रकृति का होना चाहिए और न्यायालय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि आपसे पूछा है डिग्री किसी बात में दिया गया न्याय निर्णय, ऐसे न्याय निर्णय से जो वाद के पक्षकार है उनके सभी या किन्हीं अधिकारों का निश्चय रूप से अवधारित किया, निश्चय रूप से डिटरमिनेशन, कंक्लूसिव रूप से। इसके साथ साथ जो एजुकेशन दिया कोर्ट ने वो न्यायालय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है कि न्यायालय कुछ ऐसी बातें भी कहता जो उसकी फॉर्मल नहीं होती है, लेकिन फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। इस प्रकार यदि हम देखें डिग्री को तो डिग्री एजुकेशन है जो कि दी जाती है, जिसके द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निश्चय रूप से निश्चय किया जाता है और ये न्यायालय की औपचारिक फॉर्मल एक्सप्रेशन। जब भी हम डिग्री की बात करते हैं, सामान्यतः डिग्री का अगर आशय देखा जाए कि डिग्री को हम एक लाइन में बताएं तो ये कहना कि एट द इन्फोर्सिबल पार्ट ऑफ एडजुडिकेशन इज ए डिग्री। न्याय निर्णय का परिवर्तनीय भाग डिग्री। जब भी हम डिग्री की बात करते हैं तो दो प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक डिग्री होती है और एक अंतिम डिग्री। प्रारंभिक डिग्री का मतलब क्या होता है कि प्रारंभिक डिग्री किसी भी बात में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तो करती है लेकिन उस सूट का डिस्पोजल नहीं करती। और अंतिम डिग्री वो होती है जो पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण के साथ साथ उस सूट का डिस्पोजल भी कर देती है। किसी भी मामले में अंततः प्रारंभिक डिग्री भी पारित की जा सकती है, अंततः अंतिम डिग्री भी पारित की जा सकती है। इसके बाद यदि हम देखें सीपीसी के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें प्रारंभिक अभिव्यक्ति जारी की जाती है, जिसमें प्रीलिमिनरी प्राइमरी डिग्री इशू की जाती है, जैसे पोजीशन या मैसो प्रोफेस से संबंधित कोई भी मामला, कब्जा या अंतःकालीन लाभ से संबंधित कोई मामला है उसमें प्रारंभिक डिग्री इशू की जाएगी। इसके बाद दूसरा है प्रशासनिक वाद, एडमिनिस्ट्रेशन सूट जो होते हैं उसमें प्रारंभिक डिग्री इशू की जा सकती है। इसके बाद प्री एम्प्शन राइट्स के मामले में प्रारंभिक डिग्री इशू की जा सकती है। भागीदारी का विघटन, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें प्रारंभिक डिग्री इशू की जा सकती है। मालिक अभिकर्ता के मध्य लेखा संबंधी विवाद अर्थात डिस्प्यूट बिटवीन एजेंट एंड मास्टर इन दी अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट, उसके लिए जारी की जा सकती है। बंधक संपत्ति की जब्ती के लिए, बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए, बंधक संपत्ति के मोचन के लिए और पृथक कब्जा और विभाजन के लिए प्रारंभिक डिग्री इशू की जा सकती है। जो भी प्रारंभिक डिग्री होती है वो अपील होगी, उसके प्रारंभिक डिग्री के अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 97 में आपको जब बताऊंगा सीपीसी 97 में साफ कहा गया कि प्रारंभिक डिग्री अपील योग्य होती है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है प्रारंभिक डिग्री। लेकिन याद रखना यदि आपने प्रारंभिक डिग्री के खिलाफ अपील नहीं की तो जो अंतिम डिग्री के खिलाफ अपील करेंगे तब आप प्रारंभिक डिग्री के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रारंभिक डिग्री जो होती है वो अंतिम डिग्री के अवलंब होती है, एक दूसरे के सपोर्टर होती है। यदि अपील में कैसे भी प्रारंभिक डिग्री अपास्त कर दी गई, सेटिस्फाइड कर दी गई है तो अंतिम डिग्री तो स्वयं बेकार हो जाएगी। तो याद रखना, तो ये होगी डिग्री। इसके साथ सर अभिलंब का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ऑन दी लोकस टेंडेंसी इसे कहते हैं, मतलब अवलंब का मतलब है उस पर डिपेंड होना। अच्छा, आ गया, डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी। इसके बाद हमने आपको बताया कि डिग्री के बाद आता है ऑर्डर, आदेश।
जब भी हम आदेश की बात करते हैं तो आदेश भी ऐसे एडजुडिकेशन न्याय निर्णय आदेश भी, लेकिन वो डिग्री नहीं है। बस आदेश से अगर कोई पूछे तो ये क्वेश्चन मजा नहीं आता। अरे करिश्मा जी तबीयत ठीक है आपकी? करिश्मा जी तबीयत ठीक है? आवाज नहीं निकल रही होगी बात। तो प्रारंभिक आदेश क्या होता है? यदि तुमसे पूछे आदेश कि जो एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है कि आदेश एक एडजुडिकेशन है जो डिग्री नहीं है। तो ये मतलब नहीं आया। सिंपल लाइन बताओ, डिग्री का परिवर्तनीय अंश आदेश है, एडजुडिकेशन का परिवर्तनीय अंश डिग्री का, और डिग्री का परिवर्तनीय अंश आदेश है। इसका मतलब दोनों एडजुडिकेशन है। यदि डिफॉल्ट, यदि ऐसे आदेश जिनकी अपील आदेश की तरह होती है या डिफॉल्ट के कारण यदि आपको आपका केस सेटिस्फाइड कर दिया जाता है तो वो डिग्री की परिभाषा में नहीं है। लेकिन 144 सेक्शन 144 के अनुसार डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशंस के संदर्भ में यदि कोई भी क्वेश्चन डिटरमाइन किया जाता है तो वो डिग्री की डेफिनेशन में। जब भी हम डिग्री की बात करते हैं और ऑर्डर की बात करते हैं, दोनों एडजुडिकेशन है, दोनों न्याय निर्णय है, लेकिन दोनों में अंतर है क्योंकि डिग्री 2 क्लॉज 2 में दे रखी है और 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर दे रखा है। यदि हम दोनों में अंतर पूछें, क्या अंतर है? याद रखना, पहला मैंने बताया था कि जो डिग्री इशू की जाती है वो प्रेजेंटेशन ऑफ सूट पर की जाती है, वाद के प्रस्तुतिकरण पर डिग्री इशू हो, किसी एप्लीकेशन पर डिग्री नहीं इशू की जाएगी। लेकिन जो ऑर्डर होता है वो वाद में भी हो सकता है और एप्लीकेशन पर भी हो सकता है। दूसरा, डिग्री जो है किसी भी ऐसा एडजुडिकेशन है जो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट के बारे में अंतिम रूप से कंक्लूसिव रूप से निश्चायक रूप से अवधारण करता है। लेकिन आदेश जो होते हैं वो अवधारण कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते अंतिम रूप। तीसरा अंतर है कि डिग्री अंतिम या प्रारंभिक प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री हो सकती है, लेकिन आदेश में ऐसा कोई विविधता नहीं है। आदेश ओनली एक ही प्रकार का होगा। इसके साथ साथ डिग्री अपील योग्य, कुछ मामलों में डिग्री के खिलाफ सेकंड अपील का भी प्रावधान है, लेकिन सभी आदेश अपील योग्य नहीं होते। केवल वो आदेश अपील योग्य होते हैं जिनका उल्लेख ऑर्डर 43 सेक्शन 104 में दे रखा है। सामान्यतः जनरली एक ही बात में एक ही डिग्री इशू, लेकिन आदेशों की तो लाइन लग जा सकती है, ये करो, ये बीच में ये करो, ये करो, ये करो। तो इस प्रकार से डिग्री और आदेश में कर देती दोनों में अंतर पूछा जाए, दोनों को बस पहला अंतर द्वारा कि डिग्री बाद में प्रस्तुत की जाती है, आदेश जो है वाद पत्र और एप्लीकेशन किसी में भी इशू किया जा सकता है। डिग्री जो होती है पक्षकारों के अधिकार का कंक्लूसिव रूप से डिटरमिनेशन करती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है कंक्लूसिव रूप से डिटरमिनेशन कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। तीसरा मैंने बताया कि जो बात डिग्री है प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, लेकिन आदेश जो है वो हमेशा एक ही प्रकार का होगा। डिग्री अपील जो होती है उस मामलों में सेकंड अपील का भी प्रावधान होता है, लेकिन याद रखना आदेश, लेकिन जो आदेश होता है, जो आगे ऑर्डर होता है, वो केवल ऑर्डर जो होता है वो केवल वही ऑर्डर अपील योग्य है जिनका उल्लेख सेक्शन 104 ऑर्डर 43 में दे रखा है। तीसरा बताया था सामान्यतः किसी मामले में एक ही डिग्री इशू की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में लेकिन किसी भी केस में एक से अधिक आदेश इशू किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है देखो, जब भी हम सीपीसी की बात करते हैं, क्रिमिनल में तो कोई मतलब नहीं है, क्रिमिनल तो सीधे दोस्ती है, दोस्ती है। यहाँ पर डिग्री हो गया, ऑर्डर हो गया, जजमेंट, इसका उल्लेख 2 क्लॉज 9 में दे रखा है। जजमेंट का मतलब क्या होता है? डिग्री और ऑर्डर के जो बेस होते हैं, जिस आधार पर डिग्री और ऑर्डर इशू किए जाते हैं, जिन बेस पर ऑर्डर और डिग्री इशू किए जाते हैं, वही तो जजमेंट आ गया। अब तो तुमसे पूछता है, इंटरव्यू पूछता है, डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट में क्या अंतर है, क्या होती है फालतू चीजें? तो आप कहना सर डिग्री जो होता है वो न्यायालय के एडजुडिकेशन का इन्फोर्सेबल पार्ट है, जबकि जो आदेश होता है वो डिग्री का इन्फोर्सेबल पार्ट होता है।
और सर जो जजमेंट होता है वो डिग्री और जो ऑर्डर इशू किए गए हैं उनका बेस होता है किस आधार पर इशू। 2x3 डिग्री होल्डर की बात, डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर वो व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश इशू किया गया है या जिसके पक्ष में डिग्री पर ये आवश्यक नहीं है कि वह वादी ही हो, प्रतिवादी के पक्ष में भी प्रतिवादी भी डिग्री होल्डर हो सकता है अगर उसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। तो ये क्वेश्चन हमारे एचएस में भी आया था कि साहब क्या डिग्री केवल वादी के पक्ष में इशू की जाएगी? नहीं महोदय, 2x3 में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश इशू किया गया है या डिग्री इशू की गई है, जैसे डिग्री होता है। 2.7 में गवर्नमेंट प्लीडर की बात की गई। सरकारी प्लीडर, याद रखना यहाँ पे एडवोकेट नहीं होते। जब सीपीसी की बात करते हैं तो सीपीसी में प्लीडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीपीसी में डॉक्यूमेंट की लड़ाई होती है। जो प्लीडिंग करता है वही तो हमें एडवोकेट मानेंगे। तो 2 clause 7 में गवर्नमेंट प्लीडर का उल्लेख किया गया है, सरकारी प्लीडर का मतलब। लेकिन 2 clause 15 में 2 clause 15 में जो है वो खाली प्लीडर है। अगर मैं सरकारी वकील हूँ तो 2 clause 7 में, और यदि गवर्नमेंट प्लीडर हूँ तो 2 clause 15 में उल्लेख किया। जिस प्रकार 2 clause 3 में जजमेंट डिग्री होल्डर की बात की गई थी, 2 clause 10 में जजमेंट डिबेटर की बात की। किसके खिलाफ? यह व्यक्ति जिसके खिलाफ निष्पादन योग्य या डिग्री पारित की गई है वो जजमेंट डिबेटर होगा। 2 clause 3 और 2 clause 10 को एक साथ पढ़ो। जिसके पक्ष में अगर निष्पादन योग्य आदेश पारित किया जाता है तो वो 2 clause 3 के अंतर्गत डिग्री होल्डर होगा, भले वो वादी हो या प्रतिवादी हो, उसमें मतलब नहीं है। और 2 clause 10 में ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध अगेंस्ट निष्पादन योग्य आदेश पारित किया जाता है उसे हम कहते हैं जजमेंट डिबेटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है तो यदि क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें तो अगर यदि क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उसमें तो कोई समस्या होती नहीं है। क्रिमिनल केसेस उसमें तो सीधा सीधा ये होता है कि साहब अगर अभियुक्त मर गया तो केस खत्म। लेकिन क्रिमिनल लेकिन जो क्रिमिनल सिविल मामले होते हैं इसमें तो न्याय बचता है क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला है। ऐसा नहीं हो कि वादी या प्रतिवादी में से किसी का देहांत हो जाए और न्याय विफल हो जाए। इसीलिए सीपीसी 211 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का उल्लेख किया है। विधिक प्रतिनिधि का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो डिसीज्ड पर्सन, जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति को लीगली रूप से रिप्रेजेंट करता है, या ऐसा व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति में इंटरमीडियल्स दखलंदाजी अधिकार रखता है। दखलंदाजी अधिकार रखता हो, जो नहीं हो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। एक आदमी मर गया और उसका नौकर उसकी प्रॉपर्टी को देख रेख करता था, तो नौकर भले उसका वारिस नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन वो दखलंदाजी अधिकार रखता था। इसलिए क्या इसमें किसी पर्सन की बात आएगी? चंदा देवी वर्सेस श्रीनाथ शर्मा के मामले में न्यायपालिका ने कहा कि यदि कोई महिला का हस्बैंड लापता हो जाता है, काफी समय तक नहीं मिलता है और उसका केस चल रहा है, तो उसकी पत्नी एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती है, भले वह मां नहीं है, डिसीज नहीं है। तो ये बस समझना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव केवल मृतक व्यक्ति के लिए भी बन सकता है। आगे ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जरूर नहीं है कि केवल डेथ डिसीज्ड व्यक्ति के लिए बनेगा। मान लो कि कोमा में चला गया, अब कोमा में तो वो केस नहीं लड़ पाएगा ना, तो उसी स्थिति में क्या होगा, उसको लीगल रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मेन उद्देश्य होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, यदि दो की वादी और प्रतिवादी में से किसी का देहांत हो जाता है तो न्याय विफल, अर्थात यदि वे असमर्थ हो जाते हैं या उनका देहांत हो जाता है तो न्याय विफल ना हो, इसलिए उनकी कार्रवाइयों को संचालित करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है ताकि न्याय विफल होने से बचाया जा सके। 2 clause 12 अंतःकालीन लाभ, मेसोपॉन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी पेपर में आता है। संध्या बहुत लेट आ रही हो।
हमारी तरह क्लास चल रही है। 2 + 12 अंतःकारी लाभ, मेंस ऑफ प्रॉफिट ब्याज सहित ऐसा लाभ है, मेंस ऑफ प्रॉफिट ब्याज सहित विद इंटरेस्ट ऐसा प्रॉफिट है जो किसी व्यक्ति ने रॉन्गफुल पोजीशन, किसी संपत्ति पर रॉन्गफुल पोजीशन के द्वारा प्राप्त करता है या मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से प्राप्त कर सकता है, उसे हम कहते हैं अंतःकालीन लाभ। अगर उसने कोई डेवलपमेंट किया है तो दिस इज नॉट मेंस ऑफ प्रॉफिट। मेंस ऑफ प्रॉफिट ऐसा या सहित लाभ है जो संपत्ति पर रॉन्गफुल पोजीशन, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को स्वतः प्राप्त हो जाता है या मामूली तत्परता से प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम अंतःकारी लाभ कहते हैं। यदि याद रखना, कब्जाधारी ने, सदोष कब्जाधारी ने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है और उसके बाद में उसे लाभ हुआ है, वो मेंस ऑफ प्रॉफिट। मुझे तुमने पट्टा दिया जमीन का, मैंने उस पर फसल बोई, फसल बोई के बाद मैं काट लिया, पट्टा 2 साल का दिया, मैंने 1 साल और कब्जा करा, 3 साल हो गई, तो 3 साल में मैंने फसल बोई और काटा, तो ये मेंस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इंप्रूवमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में मैंने लाभ कमाया। ऐसा लाभ जो मामूली तत्परता से मिलता है, जो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से मिलता है, वही अंतःकालीन लाभ की परिभाषा में आएगा। इसमें याद रखना, ये नहीं, हमें इसमें ये नहीं देखना होता कि इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि साहब वास्तविक स्वामी ने क्या खोआ, हमें ये देखना क्या खोआ, बस ये देखना होता है कि जो सदोष कब्जाधारी है उसने क्या पाया। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे सदोष की मेंस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, तो बस कि ऐसा लाभ सहित ब्याज, सॉरी लाभ सहित, वो ब्याज सहित लाभ, ऐसा ब्याज सहित लाभ जो किसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वतः प्राप्त होता है या मामूली तत्परता, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से प्राप्त कर सकता है, तो वो मेंस ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर वो इंप्रूवमेंट करके कोई लाभ लेता है, दैट इज नॉट मेंस। सदोष कब्जाधारी वो होते हैं जो विदाउट अथॉरिटी किसी प्रॉपर्टी पर पोजीशन करते हैं। जैसे मैंने मानो 2 साल के लिए कमा दिया सदिक खां को, और सदिक खां उस कमरे पर 3 साल 4 साल रह रहे, ये सदोष कब्जाधारी माने जाएंगे, रॉन्गफुल पोजीशन माने जाएंगे। और जो ऑर्डिनरी रूप से जो लाभ प्राप्त करेंगे क्या माना जाएगा, अंतःकालीन लाभ। इसके बाद 2 + 16 नियम अस्कार होते हैं, आपको मालूम है। 217 में लोक सेवक से आशय है, 218 में नियम में यहाँ पर प्रथम अनुसूची में जो उल्लेखित है और सेक्शन 122 से 125 में जो भी निर्मित नियम है वो नियम शामिल। कॉर्पोरेट 219 में, कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि जिसमें स्टॉक, डिबेंचर, एक्सचेंज, मॉर्गेज डीड, ये सभी क्या है, ये सभी कॉर्पोरेट हो गया। 2 + 20 में स्टाम्पित होना, याद रखना, जजमेंट और डिग्री को छोड़कर सभी स्टाम्प, सभी सिग्नेचर स्टाम्प। आपने कभी सिविल कार्रवाई देखी है? आप कोई भी एप्लीकेशन देते हो उस पर स्टाम्प लगाते हो, कोई सी भी एप्लीकेशन दोगे सब पे स्टाम्प रहेगा, केवल जजमेंट और डिग्री जो होती है उस पर स्टाम्प, उस पर न्यायालय की मोहर। तो यदि आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा, राजस्थान में पिछली बार आया था लास्ट एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा है जो स्टाम्प के अंतर्गत, सिग्नेचर विद स्टाम्प के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप कह देना जजमेंट और डिग्री। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स आप पेश करते हो सब पर एक 2 रुपए की टिकट लगाते हो, अगर इसे सिग्नेचर उसे कैंसिल करते हो, उसका सिग्नेचर करते हो, तब पेश करते हो। लेकिन याद रखना, जजमेंट और डिग्री आपने देखी होगी, उस पर इस तरह की कोई सर्टिफिकेट नहीं। इसके बाद सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ न्यायालय किसके अधीन। यदि हम बात करें अपने हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट, लेकिन इसके बाद लघुवाद न्यायालय जो होते हैं, स्मॉल कॉजेज ऑफ कोर्ट जो होते हैं, खुद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अधीन होते हैं। याद रखना, जिला न्यायालय तो केवल हाई कोर्ट के अधीन, लेकिन जो स्मॉल कोर्ट ऑफ कॉजेज होते हैं वो किसके, वो तो वो स्मॉल, वो दोनों का अधीन होते हैं।
सेक्शन 3 में न्यायालय की अधीनता है। सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व न्यायालय का अधिकार। देखो राजस्व का मतलब क्या है कि ऐसे क्षेत्र जो सरकार को राजस्व देते हैं, सरकार को लैंड रेवेन्यू देते हैं, ऐसे क्षेत्र पर रेंट के संदर्भ में विवाद, ऐसे से कब्जे के संदर्भ में विवाद, पट्टे के संदर्भ में विवाद, या कोई रेवेन्यू के संदर्भ में कोई भी विवाद है, तो वो हम लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट कहते हैं। उस पर सीपीसी का, उस पर सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय विधि से प्रशासित होते हैं, क्योंकि आपकी यूपी लैंड रेवेन्यू जो लोकल लॉ से प्रशासित होती है, इसे सिविल कोर्ट पर इस पर कोई भी जुडिशियल नहीं होता। लेकिन रेवेन्यू कोर्ट होती कौन सी? 5 क्लॉज 2 में रेवेन्यू कोर्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें यह बताया गया 5 क्लॉज 2 में साफ ऐसी कोर्ट जो ऐसी भूमि जो सरकार को पूरा राजस्व देती है, उसके रेंट, उसके पोजीशन, उसके बेदखली, उसके लगान से संबंधित जितने भी विवाद हैं, उनको विचार करने के लिए जो न्यायालय सक्षम है, उसे हम राजस्व न्यायालय, उसे हम रेवेन्यू। आपने देखा, अगर मेरी जमीन है, मेरे बाप पर वकील साहब रोज संडे को पहुंच जाते हैं और भाई साहब 15 बोतल डाल देते हैं, जिससे बाप को काफी प्रदूषण हो रहा है। तुम्हें सिविल कोर्ट करूंगा इस पर, ये अनऑथराइज रूप से मेरे बाग में घुसते हैं और ऐसे तरह से करते हैं। तो याद रखना, ऐसी भूमि के लिए आप एसडीएम कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में नहीं, एसडीएम कोर्ट में जाए, क्योंकि ये रेंट रेवेन्यू से संबंधित। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 6 जुडिशियल, इसे कहते हैं धन संबंधी अधिकार। देखो हमारे यहाँ एक हेरेसी बनाई गई है, ताकि अपने लोग अपने जो भी सब्जेक्ट, जो भी अपना सब्जेक्ट मैटर उसके वैल्यूएशन करें और उसी आधार पर कोर्ट को चॉइस करें। ये नहीं है कि 200 रुपए के मामले के लिए 200 रुपए का मामला और सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच गए, 2000 रुपए का मामला और सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए। नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे 25,000 रुपए मामला है तो आप डिवीजन में जाइए, 5 लाख तक का मामला है सीनियर डिवीजन में जाइए, उससे पहले ऊपर जिला न्यायालय में जाइए। तो इस तरह की जो वो दे रखी है प्रांतीय न्यायालय, सेक्शन 8 और 9, सेक्शन 7 और 8 की प्री के लिए प्रांतीय न्यायालय और प्रेसिडेंसी। अब हम आते हैं अधिकार। देखो जब भी आपको सूट फाइल करते हैं, ध्यान से सुनना, एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अच्छे ध्यान से सुनना, जब भी हम सूट फाइल करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो कोर्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं, क्या वह जुडिशियल रखता है नहीं रखता। अगर लैक ऑफ जुडिशियल आपने सूट फाइल किया, उसमें डिग्री को इशू होती है, वो लैक ऑफ जुडिशियल के कारण, अधिकारता के अभाव के कारण ऐसी डिग्री कोई वैल्यू नहीं उस डिग्री की। इसीलिए जब अधिकारता निर्धारण करते हैं तो उस संदर्भ में हम 3 चीज देखते हैं। सबसे पहले स्थानीय अधिकार, लोकल जुडिशियल, हाँ, जिसका प्रावधान हम बताएंगे आपको 16 से लेकर 20। दूसरा सब्जेक्ट मैटर जुडिशियल, जिसे बता ये थोड़ी है कि साहब बिजली का मामला सिविल कोर्ट पहुंच गए, सब्जेक्ट लैंड रेवेन्यू का मामला सिविल कोर्ट पहुंच, तो सब्जेक्ट मैटर जुडिशियल, इसका डिफाइन करेंगे सेक्शन में। और लास्ट होता है धन संबंधी अधिकार, जो हम आपको अभी सेक्शन 6 में बताएंगे। अर्थात आप अपने कोर्ट का मूल्यांकन 3 आधार पर करेंगे, स्थानीय अधिकारता, लोकल जुडिशियल, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर जुडिशियल, और तीसरा होता है जुडिशियल, धन संबंधी। अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी तो अपोजिशन पार्टी सेक्शन 21 के अंतर्गत ऑब्जेक्शन कर देगी, और आप ऑब्जेक्शन कर देगी तब आपको प्रसूत वापस लेना होगा, या आपने लैक ऑफ जुडिशियल के आधार पर यदि कोई भी शुक्र वाली डिग्री शुक्र वाली है तो वो डिग्री की कोई वैल्यू। अब सब्जेक्ट मैटर पर जाहिर सी बात है कि सिविल न्यायालय सिविल प्रकृति के बाद कोई सुनेगा, तो सेक्शन 9 सब्जेक्ट मैटर को बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक सिविल न्यायालय, प्रत्येक सिविल कोर्ट
सिविल प्रकृति के प्रत्येक बात का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, सिवाय उन वादों के जो अव्यक्त या निश्चित रूप से वर्जित करते हैं। सिविल कोड इज टू बी एबल टू बाउंड्स एनी सिविल कोड, बट those cases is to be barred expressly or implied। अर्थात सिविल न्यायालय प्रत्येक सिविल नेचर के बात का संज्ञान करने के लिए सक्षम है, सिवाय जो अव्यक्त या निश्चित रूप से वर्जित नहीं किया। तो समझ में आता सिविल नेचर होता क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है संहिता में। सिविल नेचर का मतलब होता है, अगर हम देखें सिविल नेचर का मतलब होता है कि सामान्य अर्थों में देखा जाए तो व्यक्तिगत अधिकार, अनुतोष, ऑब्लिगेशन, दिस इज सिविल नेचर। पर्सनल राइट्स, पर्सनल ऑब्लिगेशंस, ये सभी सिविल मामलों का। इस प्रकार सिविल मामलों में पर्सनल राइट बताते हैं, लेकिन क्या इससे क्लियर नहीं हो रहा कि सिविल मामले कौन से हो सकते हैं? इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है? इसका स्पष्टीकरण सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण क्या कहता है? सेक्शन 9 का पहला स्पष्टीकरण कहता है कि सिविल प्रकृति के बाद में पद और संपत्ति से संबंधित मामले, ऑफिस और प्रॉपर्टी से संबंधित मामले, इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक मामले नहीं आते, जातिगत मामले नहीं आते। आगे तो पद और संपत्ति से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, आगे वो सब क्या होंगे? सिविल सूट होंगे। लेकिन पद याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेन क्वेश्चन पद से संबंधित है और या संपत्ति से संबंधित है और साइड का क्वेश्चन जो है वो धार्मिक है, तो वो पूरा मामला क्या माना जाएगा? सिविल नेचर का मामला। इस्माइल फारूकी वर्सेस भारत संघ के मामले में अयोध्या में मंदिर की मस्जिद है, यहाँ पर संपत्ति से संबंधित मेन क्वेश्चन क्या था कि संपत्ति किसकी है। मंदिर और मस्जिद का मामला तो साइड का है, इसलिए ये सिविल नेचर का सूत्र माना गया। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन सिविल पद या संपत्ति से संबंधित जुड़ा हुआ है और साइड का क्वेश्चन धर्म से संबंधित या जाति से या राजनीति जुड़ा हुआ है, तो वो मान लिया जाएगा सिविल। अब मानो समझ मंदिर के पाठ है भाई, श्री कृष्ण जी को जीन्स पहनाएंगे, ये हमारे विषय का नहीं, ये सिविल प्रकृति का बात। इसी प्रकार जाति से संबंधित मामले सिविल नेचर के नहीं माने जाते, लेकिन जाति से जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं, यदि आपका जाति से बहिष्कार कर दिया तो आपके जातिगत अधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तब ये सिविल मामला है। यदि मैं किसी का सामाजिक बहिष्कार करता हूँ तो आपके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होता है, इसलिए आप ये सिविल मामला नहीं मानते। लेकिन जाति से निकालने पर अर्थात कास्ट से निकालने पर जो भी प्रॉब्लम आती है, वो विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सिविल प्रकृति का भाग है। सही है, ध्यान से सुनना बच्चे, पैसे बहुत पूछते बच्चे। यदि हम देख लें सामान्यतः कौन से मामले जो है सिविल नेचर के नहीं माने जाते, पहला है जाति पर आधारित कोई काम, दूसरा धार्मिक या संस्कार से संबंधित, ये भी नहीं है सिविल प्रकृति, तीसरा है मानव धर्म या समाज से जुड़े हुए मामले, चौथा है स्वैच्छिक भुगतान से संबंधित मामले। स्वैच्छिक भुगतान का मतलब होगा रामिया में चंदा देना या इस सब में जुड़ा, और लास्ट है एकांकता के अधिकार से संबंधित, ये सिविल नेचर के बाद नहीं माना। मैंने इससे पहले बताया था कि सिविल सेक्शन 9 में कि सिविल न्यायालय प्रत्येक सिविल प्रकृति के बाद का संज्ञान करने और उसका विचार करने के लिए सक्षम है, सिवाय यदि अव्यक्त या निश्चित रूप से वर्जित है। सर ये बताइए कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रूप से वर्जित का मतलब क्या हुआ? अर्थात जहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ये सिविल प्रकृति में संज्ञान योग्य नहीं है, वो कहेंगे एक्सप्रेस। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उससे हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, तो वह कहेंगे हम इम्प्लाइड। जैसे अब ऐसे सब्जेक्ट जो राजस्व न्यायालय को दे दिए गए वो क्या माने जाएंगे? एक्सप्रेस रूप से। ऐसे विषय जो ट्रिब्यूनल को दे दिए गए हैं, ऐसे विषय जो फैमिली कोर्ट को दे दिए गए हैं, ऐसे विषय जो सीआरपीसी को दे दिए गए हैं, अगर ये सभी अव्यक्त रूप से वर्जित है, क्योंकि उन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस पर अधिकारता किसकी है। लेकिन ऐसे विषय जिन पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं विवक्षित रूप से वर्जित।
इम्प्लाइड रूप से बार्ड, जैसे विधि के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर यदि आपको वैकल्पिक उपलब्ध है तो सीपीसी बार्ड हो जाएगी, है ना। जैसे मानहानि के मामले में आप टॉर्ट में भी जा सकते हो और अपराध में भी, सिविल में भी जा सकते हो और क्रिमिनल में भी जा सकते हो। और आप अगर क्रिमिनल में चले गए तो सिविल में। आप महिलाओं की मेंटेनेंस के लिए आप हिंदू विधि के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हो। एक पत्नी सेक्शन 18 हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, है, और उधर आप सीआरपीसी 125 के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हो। तो जहां वैकल्प है तो आपने दूसरा विकल्प यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है सीपीसी अपना पार्ट हो जाएगी। दूसरा है जब लोक नीति का सिद्धांत, अर्थात आप संसद की कार्रवाई में या न्यायालय की कार्रवाई में यदि कोई भी ऐसी बात आती है जो मानहानि होती है या किसी के अधिकार का हनन होता है तो इस पर प्रिविलेजेस दे रखा है, इस पर कोई केस लाया नहीं जाए तो सिविल कोर्ट इस पर भी संज्ञान नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी इस पर प्रिविलेजेस दे रखा है। लेकिन इतने अव्यक्त या निश्चित रूप से वर्जित होने के पश्चात भी सिविल कोर्ट को ये पावर दे रखी है। समझा से कैसे? अतरौली में एक किसान की आरसी कटी, लोन नहीं दिया उसने, उसके पिताजी को तहसीलदार पकड़ के जेल में ले आए। अखबार में आई कि बेटे ने नहीं दिया, पिताजी को पकड़ लाए। आगे उसी समय अतरौली में मजिस्ट्रेट साहब थे शुक्ला जी ने स्वयं संज्ञान किया। मैंने पूछा शुक्ला जी आपने कैसे संज्ञान कर लिया, ये तो मामला लैंड रेवेन्यू से। तो शुक्ला जी ने मुझे बताया कि महोदय अव्यक्त या दूसरे से वर्जित लिखा हुआ है, लेकिन यदि किसी संस्थान है या किसी या ट्रिब्यूनल ने या किसी बॉडी ने यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है या जो प्रतिक्रिया दे रखी है उनका सही उल्लेख नहीं, सही उपयोग नहीं किया, है, इसके साथ साथ साक्ष्य संबंधी कुछ त्रुटि की गई है, तो इन सभी मामलों में भले ही वो हमारे अव्यक्त रूप से वर्जित है, हम मामला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि आपने प्रक्रिया का अनुसरण किया नहीं किया, आपने प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत का अनुसरण किया है नहीं क्या, आपने साक्ष्य संबंधी कुछ तो नहीं किया। इस आधार पर हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं ऐसे मामलों में भी जो अव्यक्त या निश्चित रूप से वर्जित। उसके बाद हमसे याद आता है सेक्शन 9 का स्पष्टीकरण जो कहता है कि ये बात महत्वपूर्ण है कि पद या संपत्ति कोई विशेष स्थान से जुड़ा हुआ है या उसके साथ विशेष है। अयोध्या में मंदिर था, किसी विशेष स्थान से जुड़ा हुआ है, इससे कोई महत्व नहीं है, बस महत्व इस बात का है कि वो संपत्ति और संपत्ति से संबंधित अधिकार सिविल प्रकृति का। इसके बाद हमारे यहाँ कोर्ट में कंट्रोवर्सी ना हो, कोर्ट के जजमेंट को फाइनल कंक्लूसिव रूप से हम उसे एडमिट करें, इसके लिए और जो एक्स्ट्रा सूट है, जो लिटिगेशन ऑफ नंबर है उसको कम कैसे किया जाए, मुकदमा जो कम कैसे, इसके लिए सेक्शन 10, 11, 12 बड़े इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिटिगेशन और नंबर ऑफ लिटिगेशन को कम करने का प्रयास करते हैं। यदि हम सेक्शन 10 को देखें, ध्यान सुना, सबका नोट था, सब ध्यान सुना। यदि हम सेक्शन 10 को देखें तो इसको कहते हैं रेस सब्जुडिशन, विचाराधीन न्याय। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल सुनो, पहले मैं बाद में कम बोलूंगा। मैंने एक सूट फाइल किया अथॉरिटी कोर्ट में, सेम फैक्ट इशू पर, सेम पार्टी, सेम टाइटल के तहत मैं दूसरा सूट पास कर दिया, मैं दूसरा सूट इशू करवा दिया अलीगढ़। अब दो सूट पैरेलल चल रहे, अब दो पैरेलल सूट जब चलेंगे, मान लो एक ने जजमेंट कुछ दिया, एक ने कुछ दिया, तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कहीं ना कहीं, इससे न्यायपालिका के विश्वास, न्यायपालिका पर जो विश्वास है वो टूटेगा। इसी कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने सेक्शन 10 में रेस सब्जुडिशी, विचाराधीन न्याय का प्रावधान किया, जिसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो सेकंड लिटिगेशन है उसके ट्रायल को कैसे भी स्टे किया जाए ताकि कोर्ट के जजमेंट में कंट्रोवर्सी ना आ जाए। यदि हम सेक्शन 10 के प्रावधानों को देखें तो इसमें दो केस होते हैं, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती। दो केसों में, दोनों केसों में
फैक्ट इशू प्रत्यक्षता या सार्थकता डायरेक्टली या सब्सटेंशियली एक ही होनी चाहिए। दोनों ही बाद में एक ही पचकार या उनके विधिक प्रतिनिधि एक ही होने चाहिए। दोनों ही बाद में जो टाइटल होना चाहिए पचकारों का वो एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि दोनों ही कोर्ट में सीपीसी लागू होनी चाहिए। इसका मतलब है कि फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है तो वो रेस्ट सब जुडिशरी के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे फॉरेन कोर्ट में सीपीसी लागू नहीं होती। तो याद है। और लास्ट है कि जो सेकेंडरी सूट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, या तो उसी कोर्ट में या उससे अपर कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों दोनों कोर्ट पर सीपीसी लागू होगी। इसका मतलब है कि जो विदेशी निर्णय है वो यहाँ प्रभावी नहीं होगी। तब कोर्ट सेक्शन 10 के अंतर्गत स्टे दे देगी। जैसे सुनिए आप, मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर सीपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का एक मुकदमा मैंने यहाँ कर दिया अथवाली में, 2 लिटिगेशन हो गए, दोनों पर सीपीसी लागू हुआ। अगर दोनों में पार्टी एक है, मैं और भाभी, टाइटल एक ही है, पति पत्नी, दोनों ही पर सीपीसी लागू है, तो उसी स्थिति में मैं जाऊंगा अलीगढ़ मक्खा वाले कोर्ट में और एक एप्लीकेशन दूंगा, सर ऑलरेडी पेंडिंग ऑफ दैट इन अथॉरिटी कोर्ट। वो सर सेम पार्टी है, फैक्ट एंड इशू डायरेक्टली और सब्सिक्वेंट एक ही है, सब्सटेंशियली सॉरी प्रत्यक्षता सार्थकता एक ही है। सर एक ही टाइटल है पति पत्नी और दोनों पर सीपीसी लागू होती है। तो उसी स्थिति में वहां की कोर्ट, मथुरा की कोर्ट, मथुरा के जो लिटिगेशन है उसको स्टे कर रोक देगी या अथॉरिटी कोर्ट पर, अथॉरिटी कोर्ट जो पहले हुआ उसके हिसाब का पहले जो चल। अब भाई भाई बोली तो ऑनलाइन क्लास सुनते मैं सुनता हूँ, मैं सब सीख गई हूँ। उनने सीधे अपील करने की प्रयास किया या वो चखारी मैंने कहा कि सेक्शन 10 के अंदर जो स्टे ऑर्डर इशू किया जाता है वो अपील योग्य नहीं है, तो वो सेक्शन 104 ऑर्डर 43 में नहीं आता। तो इसके खिलाफ हमारे पास एक ही समाधान है, रिवीजन। तो तुम्हारी भाभी के पास मथुरा में जो स्टे लिया है उसके खिलाफ एक ही इलाज है, रिवीजन करने का। रिवीजन आगे सेक्शन 10, सेक्शन 11 प्राण न्याय का प्रैक्टिकल समझना बच्चों। हाँ, क्योंकि बेस हम बनाते हैं, फिर तुम बिल्डिंग अपना बना लोगे धीरे धीरे। प्राण न्याय का सिद्धांत ये एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल, यह तर्क, लोकनीति और विवेक पर आधारित है। विधि के शासन का एक पक्ष है न्याय, सद्भाव और साम्य, इक्विटी, गुड फेथ और जस्टिस के पक्ष में, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी फैक्ट इशू पर किसी भी निर्णय को निश्चय रूप दिया जा सके। इसीलिए हर देश ने डेटा को किसी न किसी रूप में अपने यहाँ स्वीकार, ये प्रक्रियात्मक विधि है। अगर आपने इसको उठाया नहीं तो कोर्ट इसको स्वीकार नहीं करेगा, जिसे प्रोसीजर। इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका वकील इसको उठाएगा, जिसे डेटा। इसके यदि हम देखें तो 3 थ्योरी, पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन खत्म होना चाहिए, अंत होना चाहिए। एक ही बात कारण पर किसी व्यक्ति को 2 बार तंग नहीं किया जाना चाहिए और न्यायिक निर्णय में निश्चयता आनी चाहिए। अगर एजुकेटर ना हो तो एक बार हारने के बाद हम दोबारा कहते चल आजा, फिर दोबारा लगे केस आजा, फिर हार गए, फिर एक बार तीसरी बार और, तो ऐसे तो कभी लिटिगेशन खत्म ही नहीं होगा। तो ये 3 है, पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन का होना चाहिए। दूसरा, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर 2 बार किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा और जजमेंट, जो जुडिशियल जजमेंट होता है वो फाइनली पर्पस से इसका निश्चय है। इसके बाद सेक्शन, अगर रेजिड्यू डेटा के लिए हमें एक एप्लीकेशन लगाना है, देखो सुनो, मेरा और सदिक खान के खिलाफ केस चल रहा है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, सदिक खान द्वारा केस ले आए, तो जो मैं जीता था
तो मैं रेजिड्यू डेटा की एप्लीकेशन फॉलो करूंगा। कैसे करूंगा? रेजिड्यू डेटा के लिए भी दो बात होनी चाहिए, प्रीवियस पाथ और सब्सिक्वेंट, पूर्ववर्ती बात और पश्चात। दो बात होनी चाहिए। पूर्ववर्ती न्यायालय पश्चातवर्ती बात को सुनने के लिए सक्षम होना चाहिए। जो प्रीवियस कोर्ट थी जिसने प्रीवियस जजमेंट दिया था, वो पश्चातवर्ती जो सब्सिक्वेंट है, ये सब्सिक्वेंट सूट है, उसको संज्ञान करने के लिए, उसका कॉग्निजेंस करने के लिए कंपोटेंट होना चाहिए। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट सूट जो है, दोनों में ही जो फैक्ट इशू में जो विवादक विषय है, पितरता या सारता, डायरेक्टली या सब्सटेंसली एक होने चाहिए, अर्थात वास्तविक रूप से या अनवैध रूप से। वास्तविक रूप से या अनवैध रूप से, या रियली या कंस्ट्रक्टिव रूप से एक होनी चाहिए। दोनों ही बाद में एक ही पक्षकार होने चाहिए, दोनों बाद में एक ही टाइटल के अंतर्गत होने वाली। टाइटल कैसे? सुनो ध्यान से। मैंने सदिक खान के खिलाफ मुकदमा किया कि सदिक खान इस वफ में मैं भी हिस्सेदार हूं, इसलिए प्रॉपर्टी आदि मेरी है। हम साहब केस हार गए। जब केस हार गए, फिर हमने दोबारा मुकदमा किया कि साहब वक्त के जो हाजी साहब थे, उन्होंने मुझे गोद दत्तक लिया था। आपने पूछा कि साहब मुस्लिम विधि में दत्तक ले सकते? मुस्लिम विधि में जुवेनाइल एक्ट 2015 के अंतर्गत दत्तक लेने का प्रावधान, इसमें कोई भी विधि लागू नहीं, कोई भी धर्म लागू नहीं। अब साहब जुवेनाइल एक्ट 2015 के द्वारा इन्होंने मुझे दत्तक लिया, मैंने याद की। सत्य ने सीधे रेजिड्यू डेटा की एप्लीकेशन इशू कराई। कोर्ट के सामने बोले साहब दिस इज रेजिड्यू डेटा। मेरे और शशांक सर के बीच में जो विवाद था, किसी जमीन के विवाद का सेम सब्जेक्ट मैटर के बारे में था, जो कंप्लीट हो चुका। सब्जेक्ट मैटर सेम, चाहे वास्तविक रूप से चाहे अनवैध रूप से, एक ही पक्षकार, दो केस, और दोनों केस पूर्ववर्ती जो न्यायालय वो पश्चातवर्ती केस को सुनने के लिए सक्षम है। तो सर ये तो बात रेजिड्यू डेटा हो गया। तब कुछ बोला ये टाइटल देख रही है। शर्मा जी पहले जो केस किया था एज ए पार्टनर के रूप में किया, और दूसरा जो केस उसका टाइटल अलग है, अब है एक एडॉप्ट चाइल्ड के रूप में, इसलिए यहाँ पर रेजिड्यू डेटा लागू नहीं। टाइटल एक होना चाहिए। इसके साथ साथ रेजिड्यू डेटा में जो प्रीवियस कोर्ट है, जो प्रीवियस सूट है, वो ऑलरेडी गुण अवगुण के आधार पर डिसाइड किया जा चुका है, और तब जाकर सब्सिक्वेंट जो सूट होगा उसको ट्रायल संज्ञान करने से रोका जाए। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि दोनों पर सीपीसी लागू होगी। इसलिए आप विदेशी न्याय फॉरेन जजमेंट, विदेशी न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके लिए आप रेजिड्यू डेटा के रूप में यूज कर सकते हैं। रेस ऑब्लिगेसी के लिए नहीं, विदेशी। अब उसके बाद में आता है अभी आपने बताया सर कि जो मैटर इशू होता है, जो फैक्ट इशू होता है, वो वास्तविक या अनवैध रूप से एक होना चाहिए। समझ में आया नहीं? तो जब भी जो फैक्ट इशू होते हैं वो दो प्रकार है, एक होती है पितरता या सारता, और एक होती है सांपार्श्विक। पितरता सारता जो होते हैं जो न्यायालय को वास्तव में डिसाइड करना है, और सांपार्श्विक वो होते हैं जो साइड में न्यायालय जजमेंट दे सकते हैं। पितरता या सारता दो प्रकार के होंगे, वास्तविक या अनवैध। वास्तविक जो होंगे, जो एक्चुअल होंगे, उसका उल्लेख एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में दे रखा है, और जो कंस्ट्रक्टिव होंगे उनका उल्लेख एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में। बोले सर वास्तविक कैसे होंगे? मैंने कहा वास्तविक अर्थात विवाद विषय वो होते हैं जो एक पक्ष का क्लेम करता है, दूसरा पक्ष का डिनाई करता है। मैं कहता हूं ये बोतल मेरी है, आप कहते हो ये बोतल मेरी, आपकी नहीं मेरी है, ये वास्तविक रूप से, एक्चुअल रूप से, जिसका उल्लेख एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में दे रखा है।
अनवाइड रूप से कंस्ट्रक्टिव रूप से कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव रूप से कौन सा होता है? ऐसा विवाद विषय जो ऐसा विषय जो एक पक्षकार द्वारा पूर्ववर्ती बाद में अपना डिफेंड करने या अटैक करने के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन उसने वो फैक्ट यूज नहीं किया, तब है कंस्ट्रक्टिव रूप से रेजिड्यू डेटा के रूप में लागू किया जाए। कैसे? सुनो ध्यान से। मेरे और सदिक खां के बीच में केस आया समता के लिए। सदिक खां बोले साहब इन्होंने सवाई ने कोई पढ़ाया नहीं हमें है, हमने इतनी मेहनत करी थी, रात दिन आधे 18 घंटे हम, हरिंदर, प्रदीप और एक दानिश जी, हमने 18 घंटे मेहनत करी और उन्होंने हमारे को कोई परिणाम नहीं दिया। समता भंग का मुकदमा लाया जाए। सब समता भंग का मुकदमा लाए। उसके बाद सदिक बाबू हार गए, हम जीत गए, समता भंग स्वीकार नहीं किया। तब सदिक खां बोले दूसरे केस में दूसरा केस लाए, बोले सर शर्मा जी के साथ जो समता हुई थी उसमें मैं नहीं था, मेन जो कांटेक्ट करने वाला था, जो प्रतिनिधि करने वाला था, वो थे हरिंदर। तो कोर्ट ने कहा, तब मैंने कहा सर दिस इज रेजिड्यू डेटा, कंस्ट्रक्टेड रेजिड्यू डेटा, क्योंकि सदिक खां ये बात पहले भी उठा सकते थे पहले केस में, लेकिन उन्होंने पहले केस में नहीं उठाई। अर्थात ये अटैक करने के लिए, डिफेंड करने के लिए ये फैक्ट पहले केस में उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले केस में नहीं उठाया, इसलिए इन्हें पश्चातवर्ती केस में रेजिड्यू डेटा के रूप में बांध देना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेजिड्यू, जिसका उल्लेख हमने एक्सप्लेनेशन 4 में किया। इसके बाद जो रेजिड्यू डेटा होता है वो रेजिड्यू डेटा प्राण न्याय पिटीशन पर भी लागू। हमसे एक महोदय बोले उसमें कि सर आपने लिखवाया है सीपीसी में कि सीपीसी जो है रिट पिटीशन पे लागू नहीं होती, फिर रेजिड्यू डेटा कैसे लागू होता है? तो मैंने बताया भाई कि प्राण न्याय का सिद्धांत एक यूनिवर्सल सिद्धांत है, एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, इसलिए रिट पिटीशन पर भी लागू होता है, लेकिन हेबियस कॉर्पस पर लागू नहीं होता, बंदी प्रत्यक्षीकरण पर लागू नहीं होता। इसके बाद 1976 में संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन के द्वारा संशोधन द्वारा 11 का स्पष्टीकरण 7 जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि रेजिड्यू डेटा का जो प्रिंसिपल है वो डिग्री के निष्पादन पर भी लागू होगा। अर्थात आपने एक बार डिग्री का निष्पादन डाल लिया, जरूरी नहीं है कि आपका फायर है वो अब द्वारा निकला होगा, द्वारा एप्लीकेशन नहीं होगी, ऑलरेडी एक बार एग्जीक्यूट हो चुके हैं। स्पष्टीकरण नंबर 7। इसके बाद हमने कहा कि वादी और प्रतिवादी के बीच में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू, मेरे और सदिक खां के बीच में लागू, लेकिन सदिक खां और अतुल ये दो वादी हैं, दो प्रतिवादी हैं, दो वादी हैं, दो प्रतिवादी हैं, तो इनके बीच में लागू होगा। अब कैसे सुना ध्यान से भैया, सदिक खां और अतुल भौरे ने हमारे खिलाफ केस किया बंटवारे के लिए, बंटवारा हो गया, लोकल कोर्ट ने दिया भाई साहब 20 बीघा मुझे दे दी और 5-5 बीघा दे दी। अब इन्होंने, हम तीनों वादी थे, अब सदिक खां बोला हमने 3 बीघा मिली है, चलो चले कोर्ट में, तो यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि सहवादियों और सहप्रतिवादियों के बीच में प्राण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात सहप्रतिवादी सहप्रतिवादियों सहवादियों पर प्राण न्याय का सिद्धांत कैसे लागू होगा सुना जाता है। सहप्रतिवादी पूर्ववर्ती बाद में आवश्यक पक्षकार, सहप्रतिवादी के जो हित हो वो परस्पर विरोधी है, और इन परस्पर विरोधी हितों पर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, तब सहप्रतिवादी आपस में एक दूसरे के खिलाफ दूसरा केस नहीं ला सकते क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड है। इसी प्रकार सहवादी जो होते हैं किसी भी मामले में आवश्यक पक्षकार हो, उनके सहवादियों के हित परस्पर विरोधी हो और उन पर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हो, तो सहवादियों के प्राण न्याय का सिद्धांत।
यदि हम देखें रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में क्या अंतर है? प्राण न्याय वहां लागू होता है, अर्थात रेस जुडिकेटा वहां लागू होता है जब पहला केस अर्थात पहला वाद अंतिम रूप से निश्चय हो चुका है, और रेस सब जुडिस वहां लागू होती है जब पहला वाद विचार। रेस सब दूसरे में रेस जुडिकेटा में जो पश्चातवर्ती बात है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, उसको कॉग्निजेंस करने से रोका जाता है, संज्ञान नहीं किया जाता है। लेकिन रेस सब्जुडिसी में आ गया दूसरा जो संज्ञान, दूसरा जो केस सूट है, उसका ट्रायल स्टे करता है। इसके बाद सेक्शन 12 अपरवाद का तो सिविल मामले में यदि आप केस करते हैं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि बहुत प्रॉपर रूप से प्लीडिंग है, क्योंकि आपकी गलती का खामियाजा आप क्लाइंट को भुगतना है। क्योंकि अपरवाद का वर्जन है कि यदि आपने कोई गलती करी है तो उसके लिए आपको दोबारा बाल लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे तो भैया कोई भी बात हर बात में ले, तो इसी कहते हैं अपरवाद का वर्जन। सेक्शन 12 का मेन उद्देश्य होता है कि नंबर ऑफ लिटिगेशंस को कम करना, ताकि न्यायहित में किसी भी निर्णय को निश्चय रूप दिया जा सके, और उस मामले में वादी दोबारा बात संस्कृत नहीं कर सकता। यदि हम इस मामले में देखें और अब हम देखें ऑर्डर टू रूल 2 वादी से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने सूट में अर्थात अपने क्लाइंट में वादी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने साथ किसी भी वाद में संपूर्ण दावे को सम्मिलित कर ले। यदि वह किसी दावे को छोड़ देता है तो उसके लिए वो प्रथा रूप से वाद नहीं ला सकता। ऑर्डर टू रूल 2 जैसे तन में 9 महीना किराया मेरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मकान किराया 90,000, अब 90,000 किराया है। मैंने सोचा या अतरौली में 50,000 तक का मुकदमा आता है तो ऐसा करो 5 महीना के किराए यहाँ कर दूं और 40,000 के बाद कर लूंगा। तो मैंने इसको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का किराया जो था उसके लिए तो मैंने अतरौली में सूट डाल दिया, अच्छी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, तो अब मैंने सूट डाल दिया। अब मैं दोबारा 4 महीने के लिए लाया तो कोर्ट ने मुझे रोक दिया, मुझे नहीं मौत है। जो भी अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन से यदि कोई भी आप क्लेम करते हो तो सभी क्लेमों को एक साथ शामिल कर ले। यदि आप कोई क्लेम लेफ्ट करते हो तो आप उस लेफ्ट वाले को दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। इसके बाद ऑर्डर नॉट रूल लो, ऑर्डर नॉट रूल यदि वादी जिसको हियरिंग डेट पर अनुपस्थित रहता है और सफिशिएंट और शो नहीं कर पाता है तो उसका बाद खारिज कर दिया जाएगा और उसी का अक्षर को उसे दोबारा सवाल लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अंदर ऑर्डर 22 बोल लो, यदि वादी की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण उसका बाद एविटेड हो जाता है, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता नहीं है तो उसका बाद एविटेड हो जाता है, तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पर उसे दोबारा सूट लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद ऑर्डर 23 रूल 1 का मामला है, यदि कोई न्यायालय की अनुमति से अपना केस विड्रॉ कर लेता है, वापस ले लेता है तो उसे अनुमति मिलेगी। तो याद रखना ऑर्डर 2 रूल लो, ऑर्डर नॉट रूल लो, ऑर्डर 22 रूल लो, ऑर्डर 23 रूल पर। पहले में संपूर्ण दावे को शामिल करना होगा, दूसरे में पक्षकार वादी अनुपस्थित है कोर्ट में, तीसरा मृत्यु के कारण वाद हो गया और चौथा विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको सेक्रेटरी करने की अनुमति नहीं। मैंने 2+5 और 2+6 छूट दिया था। 2+5 विदेशी न्यायालय को स्पष्ट कर फॉरेन कोर्ट क्या होता है। विदेशी न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय जो भारत की सीमा से बाहर स्थित है, वो ना तो केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत है और ना ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित। 2+6 में दे रखा है, क्या दे रखा है 2+6 में कि विदेशी जजमेंट अर्थात जो विदेशी न्यायालय द्वारा
जो भी जजमेंट दिया जाता है आ गया उसे क्या कहेंगे विदेशी जजमेंट। सेक्शन 13 के अनुसार यदि किसी फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो वो पक्षकारों के मत निश्चायक और प्रवर्तनीय कब होगा, कंक्लूसिव और इंफोर्सिबल कब होगा, याद रखना। कब होगा? सेक्शन 13 के अंतर्गत हमने विदेशी निर्णय पेश कर दिया कोर्ट में, कोर्ट पेश कराया। अमित शर्मा जी ये तो वही का केस है, हाँ वही का केस है, हमारी पत्नी और हम भाई रहते वही रहते तो वही का केस है और जजमेंट मिला है। आगे ठीक है, जैसे हम आ गया कोर्ट में केस पेश कर देते हैं, विदेशी जजमेंट देते हैं, तो सेक्शन 14 के अनुसार जो भारतीय न्यायालय है वह उसको ये प्रिज्यूम करेगा कि यह निश्चय है। और अपोजिशन सेक्शन 13 के अंतर्गत जो कंडीशन फुलफिल नहीं करी है अगर वो साबित कर देता है तब कोर्ट अपना प्रिज्यूम को खत्म कर देगा कि यह जो विदेशी निर्णय है वो निश्चय है। तो सेक्शन 13 के अनुसार कब विदेशी निर्णय निश्चय होगा और सेक्शन 14 के अंतर्गत कब न्यायालय विदेशी निर्णय के बारे में अवधारणा करेगी, ये याद रखना, बच्चे गलत करेंगे। सेक्शन 13 के अंतर्गत कोई भी फॉरेन जजमेंट निश्चय होगा यदि कोई भी फॉरेन जजमेंट निश्चय होगा कब, जब बाकी सक्षम कोर्ट ने दिया है, निर्णय कपट के द्वारा प्राप्त न किया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन न किया गया हो, भारत में प्रवर्तित विधि का उल्लंघन न करता हो, अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन करता हो और निर्णय गुण और अगुण के आधार पर दिया, तब कोर्ट सेक्शन 14 के अंतर्गत ऐसे जजमेंट को निश्चय मानेगी और वो न्यायालय के द्वारा और भारतीय न्यायालय द्वारा उसका इन्फोर्सिबल भी कराया, प्रवर्तन भी कराया। लेकिन न्यायालय द्वारा प्रवर्तन कैसे होगा? इसकी दो कंडीशन है। यदि कोई भी जजमेंट किसी व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालय ने दिया, उच्च न्यायालय के हायर कोर्ट ने दिया है, कोई टेरिटोरियल स्टेट है उसके उच्चतम न्यायालय ने दिया है, तो वहां की सर्टिफाइड कॉपी, उस जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी हम जिला न्यायालय में पेश करेंगे, जिला न्यायालय उसे रिपोर्ट करेगा और उसका एजुकेशन इस प्रकार से कराएगा कि मानो उसका एजुकेशन इस प्रकार से कराएगा कि मानो वह उसी की कोर्ट द्वारा जारी किया गया। आगे इसके बाद यदि विदेशी जजमेंट किसी व्यक्तिकारी राज्य क्षेत्र में नहीं पारित किया है, किसी अन्य क्षेत्र के न्यायालय में पारित किया है, तो उसी स्थिति में तो उस क्षेत्र यदि कोई जजमेंट किसी टेरिटरी एरिया से डिफर एरिया में पारित किया, जैसे अमेरिका ब्रिटेन में, तो वहां की जजमेंट को हम यहाँ पर एक सिविल सूट फाइल करेंगे, 3 साल के भीतर एक सिविल सूट फाइल करेंगे। यदि इंडिया की कोर्ट का वर्डिक्ट यदि फॉरेन जजमेंट के कोर्ट के वर्डिक्ट से सेम आ जाता है तब उसका इन्फोर्सिबल किया जाए। हमारे जज में एक एग्जाम अभी आया था कि विदेशी निर्णय का एजुकेशन का लिमिटेशन पीरियड कितना है, तो 3 वर्ष। 13-14 हो गया आपका, सब टेस्ट में थे। प्लेस ऑफ सीन थोड़ा सा आपका 5-10 मिनट लूंगा बस, हल्का सा।